आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर जो कि हमने विंडोइंग मेथड से डिज़ाइन करना है, उसमें विंडो का जो है वो इन्फ्लुएंस क्या है, उसमें विंडो में हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं और किस किस्म की विंडो हम चूज़ करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज़ आज हम देखेंगे। एक विंडो तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है जो कि रेक्टेंगुलर विंडो है। तो एक रिकैप कर लेते हैं। रिकैप ये कि ये हमारे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो कि इन्फिनिट ड्यूरेशन है जिसकी, और उसका जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, यानी रिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो एक ब्रिक वॉल फिल्टर की तरह है। और उसका एक लीनियर, यानी अगर हम इसको ये शिफ्ट ना करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को, यानी अनशिफ्टेड हो, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो अल्फा है वो ज़ीरो होगा और ये फेज जो है ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा और ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे ही आप इम्पल्स रिस्पॉन्स को शिफ्ट करते हैं तो स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वी गेट अ फेज टर्म। जैसे ये फेज टर्म आई है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये दिखा रहा है, और जो इसका जो फेज रिस्पॉन्स है इट्स अ लीनियर फेज। तो जब हमने एक विंडो सीक्वेंस, ये तो डैश, ये जो सॉलिड लाइन है इट्स एक्चुअली सीक्वेंस लाइन, यानी डिफरेंट सीक्वेंस हैं इसी जहाँ पे एन एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेकिन ये आसानी के लिए दिखाया हुआ। तो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहते हैं ट्रंकेटेड सीक्वेंस। हमने कहा था कि हमारा जो ये ट्रंकेटेड सीक्वेंस नीचे, तो अब इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है। तो वरना इसकी जो आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच टी, जो एक्चुअली डिजायर्ड है हमें, लेकिन उसको हमने शिफ्ट किया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम था कि वो इन्फिनिट ड्यूरेशन का था। तो हम जो स्ट्रक्चर रियलाइजेशन है हमारी फिल्टर की, उसमें हमें कुछ कोफिशिएंट्स की वैल्यूज चाहिए होती हैं, और ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इन्फिनिट ड्यूरेशन का, इसलिए हम स्ट्रक्चर रियलाइजेशन नहीं कर सकते इसकी। तो ये हमें ट्रंकेटेड जो सीक्वेंस है विंडो सीक्वेंस से हमने मल्टीप्लाई किया अपना डिजायर्ड जो सीक्वेंस रिस्पॉन्स है, तो हमें ट्रंकेटेड जो यानी एक फिक्स लेंथ की हमें एक इम्पल्स रिस्पॉन्स अचीव कर लिया हमने। तो उसका नतीजा ये निकला कि वी हैव दिस रिपल्स इन दी पास बैंड एंड आल्सो रिपल्स इन दी स्टॉप बैंड। तो जो विंडोइंग है वो जो है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो दो मेन पैरामीटर्स हैं। एक तो मेन लोब विड्थ है, जो कि एक्चुअली ये मेन लोब है जिसकी जो एनर्जी सबसे ज़्यादा है जिसके अंदर। सो दिस इज द मेन लोब विड्थ। और एक साइड लोब विड्थ आप कह लें, ये इसका जो साइड लोब का जो एक्चुअली विड्थ के बजाय इसके एम्पलीट्यूड ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसलिए जो दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं विंडो में वो ये मेंशन किए, मेन लोब विड्थ, ये वाली डेल्टा एक्चुअली डेल्टा ओमेगा आप कहेंगे इसको, और जो पीक जो साइड लोब जो है, पहला साइड लोब जो है, इसकी जो पीक वैल्यू है दैट इज विच इज एक्चुअली ए है, तो वो ज़्यादा दैट इज जितना ए ज़्यादा होगा ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल स्पेक्ट्रम है, यानी अगर आपके सिग्नल में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे फर्ज करें ये आपके पास स्पेक्ट्रम है ओमेगा, और उसमें फर्ज करें मुख्तलिफ हार्मोनिक्स है, तो फर्स्ट करें डीसी कंपोनेंट भी है, ठीक है, और ये फर्स्ट करें ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, तो मतलब मल्टीपल हार्मोनिक्स होंगे। तो ये इश्यूज में ये होगा कि साइड लोब जो है मेन लोब यहाँ पे, मेन लोब यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी मेन लोब होगा, यहाँ पे भी मेन लोब। तो ये कन्वोल्यूशन की वजह से जो हमने ये इसको हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल जो फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन जो है वो हमें ये फ्रीक्वेंसीज रिजॉल्व करने में इशू होगा। तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि साइड लोब की जो पीक वैल्यू है, पीक साइड लोब जो है वो एक्चुअली कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ विंडो लिखी हुई है। एज द लेंथ, यानी एन की विंडो की लेंथ इंक्रीज करेंगे आप, द विड्थ ऑफ द मेन लोब डिक्रीजेस। आपको जैसे पता था, हमने रेक्टेंगुलर विंडो से देखा था, 2 पाई ओवर एन, यहाँ पे 4 पाई 2 पाई ओवर एन, तो एन डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो पहले जीरो क्रॉसिंग है,
तो n जैसे ही आप ज़्यादा करेंगे तो 2 पाई n नीचे डिनोमिनेटर में, तो आप बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो get a small number. So that means that this mean lobe width will decrease. So मेन लोब विड्थ डिक्रीज होगी तो ट्रांजिशन विड्थ जो है, जो पास बैंड से स्टॉप बैंड के अंदर है, तो वो भी एक्चुअली आप रिड्यूस कर सकते हैं. सो डेल्टा एफ जो है उसको ट्रांजिशन बैंड विड्थ का नाम दिया हुआ है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं. पीक साइड लोब एम्पलीट्यूड ऑफ द विंडो इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द विंडो, इंडिपेंडेंट ऑफ द विंडो लेंथ. सो ये जो पीक वैल्यू है साइड लोब की, ये विंडो मतलब जैसे रेक्टेंगुलर विंडो है, तो आप इसकी लेंथ बढ़ाते जाएं तो ये जो साइड लोब की जो पीक वैल्यू है ये कम नहीं होगी. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द विंडो. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द विंडो. सो जैसे ये इफ द शेप इज चेंज टू डिक्रीज द साइड लोब, अगर उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो the width of the main lobe will generally increase. ओके, तो हम पहले जाते हैं इसकी तरफ. रेक्टेंगुलर विंडो की जो ये एक रेक्टेंगुलर विंडो है जिसकी लेंथ 0 से m है, यानी m+1 उसकी लेंथ है. तो मेन लोब विड्थ जो है वो 4 पाई ओवर m+1 है, 2 पाई ओवर m एक साइड पे है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है विंडो का जो स्पेक्ट्रम है, वही विंडो का स्पेक्ट्रम यूजुअली हम जब डिस्कस करेंगे या बुक में है तो वो एक्चुअली डीबी स्केल के 20 लॉग, वाई एक्सिस 20 लॉग है और एक्स एक्सिस रेडियन है. तो ये सीक्वेंस है और ये इसी का ये जो लेफ्ट साइड पे दिखाया हुआ है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स विंडो का, वो ये यहाँ पे डीबी स्केल में दिखाया हुआ. तो डीबी स्केल में यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जो साइड लोब एटेन्यूएशन है, it is usually the larger side lobe -13 dB है. यहाँ पे ये जो पीक वैल्यू है ये साइड लोब. और तो ये दो रेक्टेंगुलर विंडो की हमने बात करी. इसके अलावा जो विंडो है, जो जैसे हमने कहा था कि सडन जंप नहीं होना चाहिए, तो ये एक दूसरे ऑप्शन ये है कि जो इम्पल्स, ये जो सीक्वेंस है, ये यहाँ पे एक्चुअली सीक्वेंस है, सिर्फ लाइन दिखाई हुई है यहाँ पे, सॉलिड लाइन, बट इट इज एक्चुअली सीक्वेंस. यानी इंडेक्स एग्जिस्ट करेंगे n 0 1 2 3 4 5 6 till m, और वहाँ पे वो आप इम्पल्सेस बनाएंगे. तो ये विंडो एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मेन लोब है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लेकिन इस शेप चेंज करने से साइड लोब एटेन्यूएशन जो कि रेक्टेंगुलर में एक्चुअली -13 dB थी, वो अब यहाँ पे देखने की रिड्यूस होके वो मज़ीद कम हो गई है. तो साइड लोब ज़्यादा एटेन्यूएट कर रहे हैं. तो ट्रांजिशन बैंड विड्थ जो है वो एक्चुअली, चूँकि ये जो मेन लोब विड्थ है दैट डिसाइड द ट्रांजिशन ऑफ द फिल्टर, तो वो ट्रांजिशन जो है वो एक्चुअली इंक्रीज कर जाएगी जब आप फिल्टर डिज़ाइन करेंगे. यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ये जो ट्रांजिशन बैंड है जो यहाँ पे, ये मेगा सी से लेके ये जब तक ये स्टॉप बैंड में नहीं जाता, तो ये जो वो है बैंड है ट्रांजिशन बैंड, इसमें जो है वो रिपल्स जो है वो एक्चुअली रिड्यूस करेंगे अगर हम विंडो चेंज करेंगे. Two major distortion ripples versus transition bandwidth. Rectangular window has a sharp transition. Sharp transition इसलिए मेन लोब की विड्थ कम होती है, कम होगी, डिपेंड, वो भी एन पे डिपेंड करती है, लेकिन जो है वो साइड लोब की जो इफेक्ट है वो काफ़ी हाई है, -13 dB है. सो ट्रायंगुलर विंडो हैज़ नो रिपल्स बट अ वेरी वाइड ट्रांजिशन. तो जो ट्रायंगुलर विंडो है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर विंडो से अगर आप देखें तो इन दोनों को कंपेयर करें, आई थिंक ऊपर वाला जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके मुकाबले में, मुझे जूम करने में,
तो ये एक तो इशू है रिपल्स का, यहाँ पे रिपल्स पास बैंड में और स्टॉप बैंड में, और दूसरा जो है वो ये जो ट्रांजिशन है, रोल ऑफ फैक्टर है जिसमें कट ऑफ से ये उसमें स्टॉप बैंड में जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन जो है वो वाइड हो जाएगी। इसके ट्रायंगुलर, ये राइट साइड पे ट्रायंगुलर का इम्पल्स रिस्पॉन्स दिखाया हुआ है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और ये यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है कि इधर रिपल जो है वो विंडो रेक्टेंगुलर विंडो के अंदर रिपल्स ज़्यादा है, जबकि अगर हम विंडो चेंज कर दें तो रिपल्स पास बैंड में और स्टॉप बैंड में इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो ये जो स्लोप है इसका, ये जब ये स्टॉप बैंड से पास बैंड से स्टॉप बैंड में जा रहा है तो ये ट्रांजिशन बैंड इसको बोलते हैं। तो ट्रांजिशन बैंड में अब जो इसका स्लोप है वो कम हो गया, यहाँ पे ये ट्रांजिशन तेज नैरो है, तेजी से ड्रॉप होंगी वैल्यूज। जैसे आप ट्रांजिशन बैंड में एंटर होंगे, यहाँ पे स्लोली जो है वो जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अंदर है वो अगर एंटर होंगी इस रेंज के अंदर तो वो इतनी तेजी से अटेन्यूएट नहीं होंगी, तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती इस पे, ये तेजी से रिड्यूस कर रहा है। बट रेक्टेंगुलर विंडो इज नॉट द डिजायर्ड एक्चुअली विंडो, इट्स नॉट अ गुड विंडो। लेकिन ये कि अगर आप यही ट्रांजिशन जो है वो इस ट्रायंगुलर विंडो में अगर आप ये इस ट्रांजिशन से ये ट्रांजिशन अचीव करना चाहते हैं तो ट्रायंगुलर में आपको जो विंडो की लेंथ है वो एक्चुअली इंक्रीज करके आप एक्चुअली ये इसके, लेकिन जाहिर बात है कि उसको वो एम जो है उसकी लेंथ ऑफ द विंडो विल बी इंक्रीज, बट वी कैन गेट द आइडिया, द रिजल्ट वुड बी कि हमें रिपल्स यहाँ पे कम हो जाएंगी। लेकिन हम एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे हम इधर विंडो की लेंथ इंक्रीज करके भी रेक्टेंगुलर विंडो वाली ट्रांजिशन अचीव कर सकते हैं। जो दूसरी विंडोज़ हैं इसके अलावा हमेशा विंडोज़ के अंदर ही ट्रेड ऑफ रहेगा कि आप जो विंडो की जो मेन लोब और जो साइड लोब है उसको आप एडजस्ट करके विंडो की ट्रेड ऑफ करेंगे उसमें। जो दूसरी विंडोज हैं, एक हैमिंग विंडो है, इसकी जो इम्पल्स जो विंडो का जो प्री डिफाइंड हैमिंग ने ये जो फॉर्मूला इसका दिया है विंडो सीक्वेंस बनाने का वो ये है। हैमिंग विंडो का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो एक्चुअली ये है, और इसी तरह ब्लैकमैन विंडो जो है वो उसका जो डिज़ाइन विंडो सीक्वेंस है वो इस इक्वेशन से बनेगा। अब इन तीनों के कंपैरिजन देख लें तो हैमिंग विंडो जो है उसका मेन लोब मीडियम है, साइड लोब एटेन्यूएशन इसकी मजीद कम है। तो यानी जो स्पेक्ट्रल लीकेज है उसका मेन जो इशू है दैट कम्स फ्रॉम द साइड लोब। तो साइड लोब जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं उसकी एटेन्यूएशन जो है हैमिंग से। हैमिंग विंडो परफॉर्म्स बेटर। ये इन सबको इकट्ठा अगर हम इनका वो देखें तो ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है विंडोज़ का, तो उससे हम ज़्यादा अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। मेन लोब मीडियम है, इसकी जो मेन लोब की जो ये जो विड्थ है ये एक्चुअली ये सैंपल वर्सेस ये एम्पलीट्यूड है, यानी ये विंडो डब्ल्यू फैन है और ये उसका स्पेक्ट्रम है यानी ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। तो इस गुड साइड लोब अटेन्यूएशन -41 dB है, इट्स सिंपल देन ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जो है वो उसमें लार्ज है मेन लोब विड्थ, ये सीक्वेंस है उसका डब्ल्यू फैन को अगर आप प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू एन, सो दिस इज द सीक्वेंस। लेकिन जो मेन लोब विड्थ है वो तो काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे एज डायरेक्टली तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब ओवरलैप करेंगे स्पेक्ट्रम्स को तब आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट कितना है या क्या है। लेकिन यहाँ से हम जनरली इक्वेशन से हम देखेंगे जो एक्चुअली जीरो क्रॉसिंग, फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग से मेन लोब की विड्थ पता चलेगी, और साइड लोब की एटेन्यूएशन ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम में प्लॉट करेंगे तब पता चलेगा। -57 जो है वो dB है इसका, वेरी गुड फॉर frequency resolution, but actually main lobe width increase कर दी है, it's very large, so it's a complex equation, but these are the windows। okay, ये comparison है इसका।
रेक्टेंगुलर विंडोज़ में जो रिपल्स की जो अटेन्यूएशन है वो चूँकि लीकेज के लिए लीकेज में ज़्यादा रेक्टेंगुलर विंडो जो है वो ज़्यादा रिपल जनरेट करेगी और सो लीकेज वुड बी मोर, फ्रिक्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा इस रिपल की वजह से, यानी अगर मल्टीपल हार्मोनिक्स हैं तो ये उनको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा कि वो पीक जिसमें जो सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है उसके स्पेक्ट्रम में वो पीक देखने में जो हमें इश्यूज आता है. ब्लैकमैन सीम्स टू बी गुड फॉर रिपल्स. रिपल जो है वो ब्लैकमैन में सबसे ज़्यादा मिनिमाइज्ड है, जबकि रेक्टेंगुलर विंडो में जो वो जो ट्रांजिशन विड्थ है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है. सो मेन लोब विड्थ, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ. सो विंडोज़ के जो कंपैरिजन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेन ट्रेड ऑफ है वो मेन लोब विड्थ और साइड लोब सॉरी अटेन्यूएशन है, यानी साइड लोब की पीक वैल्यू डीबी के अंदर, यानी 20 लॉग ऑफ वही जो एम्पलीट्यूड है वो ये डीबी में रिप्रेजेंट किया हुआ है. लीनियर स्केल का जो एम्पलीट्यूड है उसको डीबी में कन्वर्ट किया हुआ है, -13 डीबी है. और ये ट्रांजिशन विड्थ है, यानी पास बैंड से स्टॉप बैंड में जाते हुए जो रोल ऑफ फैक्टर है वो ये इससे डिसाइड होता है, वो इसलिए मेन लोब विड्थ. तो जो ये इसमें फर्दर चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं जो कि काइजर विंडो की हैं. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि काइजर विंडो जो है वो क्या चीज़ है. जैसे यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो यहाँ से सॉरी ये जो पास बैंड एच फ्रिक्वेंसी इंडो पास फिल्टर है एक्चुअली, इससे ये जो स्टॉप बैंड एच फ्रिक्वेंसी है ये यहाँ से फिल्टर किस तरह जो रोल ऑफ है वो किस तरह नीचे आएगा. सो और ये जो इसका जो डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली ट्रांजिशन विड्थ है. तो ये तेजी से आएगा या यहाँ से सडनली नीचे जाएगा या क्या, ये दैट इज द रोल ऑफ फैक्टर. तो ये डिपेंड करता है मेन लोब विड्थ में. तो वो हमने पिछले लेक्चर में यही देखा था कि ये जो कन्वोल्यूशन है इस दोनों स्पेक्ट्रम्स का, ब्रिक वॉल का और सिंक फंक्शन का जो कन्वोल्यूशन है दैट रिजल्ट्स इनटू दिस काइंड ऑफ इम्पल्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. और जो करस्पॉन्डिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज आल्सो सिंक काइंड ऑफ इम्पल्सेस, सैम्पल्ड सिंक फंक्शन किस्म का. जिस तरह हमने FIR टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पढ़ा था सिमेट्रिकल होगा. एक्चुअली हम सिमेट्री को नहीं ख़राब करना चाहते, इसलिए जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा जो H of n होगा एक्चुअली वो सिमेट्रिकल होना चाहिए. तो यही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन हुई हैं कि जो आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है लो पास फिल्टर का जिसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे सडनली सारी फ्रीक्वेंसीज ड्रॉप हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो लेकिन हमने विंडविंग से क्या किया, वी हैव सम रिपल्स हियर एंड देन वी हैव ट्रांजिशन बैंड मेगा पी से मेगा एस एंड देन वी हैव अगेन स्टॉप बैंड के अंदर हमारे पास रिपल्स है. तो जो फर्दर अगर आप देख लें तो एक फिगर मैंने उठाई है इंटरनेट से कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो ब्लू में है वो एक्चुअली मेन लोब को यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस है, लेकिन काइजर विंडो की जो मेन लोब यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. अगर हम स्पेक्ट्रम प्लॉट करें उससे हमें पता चलेगा. तो आप देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर जो काइजर विंडो है जो रेड में है इसकी जो साइड लोब अटेन्यूएशन है काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस ब्लू वन. और चूंकि ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है लेकिन जब आप उसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे दिस वुड बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. तो जो काइजर विंडो है एक्चुअली काइजर ने क्या किया कि उसने एक काइजर विंडो इज एक्चुअली काइजर एक्चुअली जर्मन वर्ड है, ये किंग का अल्टरनेटिव है. इसको जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किंग है काइजर विंडो.
इसमें ये इसका एडवांटेज एक्चुअली ये है कि इट्स अ ट्यूनेबल विंडो। जो चीज़ आप इसमें ट्यून कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं वो एक्चुअली ये साइड लोब अटेन्यूएशन है। एक्चुअली ये हमारा ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज एक्चुअली ए। तो यहाँ पे जो जो ट्यूनेबल चीज़ें हैं एक्चुअली हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि ये दिस पीक इज एक्चुअली ये कि जो डिफरेंस है यानी रिलेटिव पीक्स के दरमियान जो डिफरेंस है इसको ASL कहते हैं आप। वी वांट टू रिड्यूस दिस डिस्टेंस हियर टू रिजॉल्व दी स्पेक्ट्रम। उसके हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो जो काइजर विंडो है उसने ये किया कि उसने कोई ये जीरोथ ऑर्डर जो वो है बेसल फंक्शन उठाए और उसने कुछ पैरामीटर सेट कर कुछ एम्पेरिकल फार्मूलेज यानी जो मैथमेटिकल फार्मूले हैं उनमें कुछ वैल्यूज डाल के ये कम टू दिस एक्चुअली टू जो उसने फार्मूला जो डेवलप किया या वो एक्चुअली ये था। तो काइजर विंडो जो है इसमें ये दे आर डिपेंडेंट ऑन द बेसल फंक्शंस और बेसल फंक्शन के अपना एक कन्वर्जेंस है और उसकी जो एक्चुअली सब पावर सीरीज है जो कि बेसल फंक्शन की खुद एक पावर सीरीज है और उसकी कन्वर्जेंस है वो इट इज सम टू मे बी इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ मे बी मोर देन 20 इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जेंस। तो ये उसने काइजर विंडो का जो सीक्वेंस है वो आप इस फंक्शन बेसल फंक्शन से जनरेट करेंगे। तो एक्चुअली उसने ये किया कि उसने दो ट्यून पैरामीटर बनाए। उसने कहा कि एक बीटा सेलेक्ट किया उसने और दूसरा जो है वो लेंथ ऑफ द विंडो। तो यानी लेंथ ऑफ द विंडो से और बीटा से और सॉरी लेंथ ऑफ द विंडो एम है, एम से और बीटा से जो कि बेसल फंक्शन के पैरामीटर है उन दोनों को सेलेक्ट करके आप ये मुख्तलिफ यानी डेल्टा ओमेगा एक्चुअली यानी मेन लोब विड्थ और साइड लोब अटेन्यूएशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस ट्यूनेबल विंडो का ये फ़ायदा है कि जितनी भी विंडोज़ हमने पीछे देखी हैं ब्लैकमैन, हैमिंग, हैनिंग, तो पार्लेट जो भी हैं, तो उन सबको हम इनमें कुछ वैल्यूज सेलेक्ट करके वो सारी विंडोज इससे जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसमें जो चूंकि हमने बात कर रहे थे कि अगर वैसे आप एम्पलीट्यूड प्लॉट करेंगे तो यू विल नॉट सी द साइड लोब वेरी इजीली, बट इफ यू to see that small quantity we just convert into dB, so that is attenuation is minus 20 log of this delta। और जो बीटा है वो अगर तो आपकी जो साइड लोब अटेन्यूएशन है यानी जैसे लेस देन 21 है तो बीटा वुड बिकम 0 एंड दिस इज फॉर द रेक्टेंगुलर विंडो केस। अगर 2150 dBc के अंदर आपकी साइड लोब अटेन्यूएशन है देन यू विल यूज सेलेक्ट बीटा फ्रॉम दिस लाइन। इफ योर साइड लोब अगर आप मजीद फर्ज करें अगर आपकी जो रिक्वायर्ड है फिल्टर डिज़ाइन में कि ट्रांजिशन ये जो साइड लोब अटेन्यूएशन है ये कम होना चाहिए यानी मजीद कम होना चाहिए dB में तो माइनस dB में अटेन्यूएशन है तो मजीद कम होना ग्रेटर दैन 50 मीन्स इट इज माइनस 50 dB से और नीचे बिलो दैट मीन्स दैट बिलो if your side lobe attenuation is required below minus 50 dB, so you will use this empirical formula for the beta। तो वो जो और जो m है ट्रांजिशन बैंडविड्थ ट्रांजिशन बैंड और a की वैल्यू से you can also select m is accurate within 2 samples यानी जो m की वैल्यू आएगी वो आप उसमें 2 सैंपल्स जो है वो यानी ऐड कर सकते हैं if there is some issue। तो दो वैल्यूज तक आप उसमें लगा सकते हैं, 2 सैंपल्स आप बढ़ा सकते हैं उसमें। ये एक एग्जांपल है FIR फिल्टर डिज़ाइन की। इसमें हमें स्पेक्स दी हुई हैं कि जो पास बैंड
एच फ्रिक्वेंसी है वो 0.4 पाई है, दिस मीन दिस इज 0.4 पाई. Omega stop band is 0.6, so this is the stop band H frequency 0.6 pi. We can find the omega C. It's actually the average value of this 0.4 plus minus, it's actually 0.5. This is actually 0.4 pi in omega P plus omega S will be 0.6 pi here divided by 2. So ये चीज़ें गिवन है. डेल्टा 1 डेल्टा 2 इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी दैट इज डेल्टा 2 है, दैट इज 0.001. और जो इसमें स्मॉलर वैल्यू है वो एक्चुअली जो दिस 0.01 इज नाउ बिग वैल्यू, सो दैट इज एक्चुअली दिस वन. So delta 1 is 1 point, so this value will become 1.01, this will become 0.99, this value. So इसका मतलब है कि जो रिपल है वो 0.99 से 1.01 जो भी इसका स्केल है वोल्ट्स मिली वोल्ट उसके अंदर है. सो इसमें हमने क्या करना है, हमने फिल्टर के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने सिलेक्ट करने. तो ऑब्वियसली हमने ये डिसाइड किया कि डेल्टा जो है, जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज एक्चुअली दिस डेल्टा ऑफ द 20 log हमने कहा था, ए डिफाइन किया था, ये हमने कहा था इट्स 20 log ऑफ डेल्टा. तो वो डेल्टा जो है वो जो साइड लोब की जो पीक वैल्यू है, जो साइड लोब यानी साइड लोब की जो पीक वैल्यू है that depends upon this delta 2 here. Actually this is actually delta 2 is actually the smaller one, 0.01. So minus 20 log of delta 0.001 is actually 60 dB. So this attenuation is minus 60 dB. Attenuation क्या है, it is obvious that it is minus 60 dB. Transition bandwidth, this delta omega S minus P करेंगे, so you get 0.2 pi. So this is the transition bandwidth. Omega C जैसे हमने कहा it's the average value of the H frequencies. Okay, so बीटा जो है, अब जब आपके पास A आ गया, डेल्टा ओमेगा आ गया, ओमेगा C आ गया. Now you can go to the formula. तो फॉर्मूला में आप देख लेंगे जो A है it's already done. We have found the delta. Delta is the smaller value. तो उससे हमने -20 log of 0.001 से मालूम कर लिया. अब जो ए हमने मालूम ए तो हमने देख लिया, इट इज 60 dB. तो 60 dB में जो आ रहा है उसके लिए वी हैव दिस फॉर्मूला कि अगर आपकी साइड लोब अटेन्यूएशन 50 से ऊपर से है यानी 60 आ गई है, तो यू विल गो फॉर बीटा, यू हैव टू गो टू दिस लाइन है 0.1102. ए हमने मालूम कर लिया था, ए इज 60, तो 60 minus 8.7 and this will end up into the value of the beta. So beta is 5.653. Then you need to find the order of the filter or maybe the length of the filter. M है वो देख लें, M is A minus 8 over 2.285 डेल्टा ओमेगा. ये ट्रांजिशन बैंड है. डेल्टा ओमेगा भी हमें मालूम है, ये देख सकते हैं आप कि ये डेल्टा ओमेगा हमने we have found the delta omega is 0.2 pi, so we insert कर देंगे. A is 60 in our case, then we can find the M. So the M is actually 37 कर लेंगे, nearest even number. वो इसलिए कि जो ग्रुप डिले है इस फिल्टर का, जो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हम एक्चुअली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो ग्रुप डिले है वो एक्चुअली हाफ ऑफ दिस द लेंथ है. तो इट वुड बी एन इंटीजर नंबर. अगर ये हम 37 रखेंगे तो इट्स नॉट एन इंटीजर नंबर. दैट्स व्हाई द ग्रुप डिले इज टेकन, वी कैन द एम इज एक्यूरेट विद इन 2 सैंपल. जैसे ये लिखा हो तो हम एक सैंपल इसमें बढ़ा सकते हैं.
so accuracy will not change of the filter. तो ये जो है इस तरीके से हम अपने जो विंडो है वो अब चूंकि बीटा और एम ने सेलेक्ट कर लिया है, so now we can select the we can use a MATLAB to generate this window, the Kaiser window for these particular specifications. So we will use usually the MATLAB for drawing the sequence of this window. तो obviously हमने जो ये होगा कि जो हमने जो हमारा जो सीक्वेंस है एक्चुअली हमने कहा था कि रेक्टेंगुलर विंडो जो है इट एक्चुअली ड्रॉप्स क्विकली. तो काइजर विंडो ये होगा कि इट वुड हैव एन सिमेट्रिकल इम्पल्स रिस्पॉन्स अराउंड दी सेंटर वैल्यू, बिकॉज इवन लेंगे तो ओके यहाँ पे अगर फर्ज करें ये इसी पे में अगर क्योंकि जो रेक्टेंगुलर विंडो जो काइजर विंडो होगी will have this impulse response somewhere here and it will go smoothly and symmetrical भी होगा and it will drop smoothly, so which will reduce the leakage, but it's not easy to see in the sequence domain या time domain आप इसे कह लें, time index domain, but we will see this more easily in the if we plot the spectrum. Sequence से भी उतना देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन स्पेक्ट्रम देखने से भी पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि आइडियल बैंड पास फिल्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऐसा है, इट इज 1 बिटवीन ओमेगा C1 एंड ओमेगा C2. लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड पास फिल्टर की जो है दिस इज ओमेगा C1 एंड दिस इज ओमेगा C2, दिस इज अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और ये उसका जनरलाइज लीनियर फेज है और एक्चुअली फेज का जो स्लोप है वो -m/2 है. इसी का माइनस नेगेटिव डिफरेंशियल ऑफ फेज रिस्पॉन्स लेने ऑफ आइडियल बैंड पास फिल्टर. तो वी विल गेट ओमेगा का डेरिवेटिव 1 है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज m/2 सैंपल. सो ग्रुप डिले इज कांस्टेंट and this is the advantage that all the samples will be delayed by this much amount of samples. ये नॉन लीनियर हो तो इट मीन्स दैट जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस हमने वो सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो शिफ्ट हो जाएगा. अगर कोई इनपुट सीक्वेंस आप सेंड करते हैं इस फिल्टर के अंदर, तो अगर फेज रिस्पॉन्स नॉन लीनियर है तो क्या होगा, जब वो सीक्वेंस बाय निकलेंगे तो वो आगे पीछे हो जाएंगे. So that will change actually the shape here, so there will be distortion. तो आइडियल बैंड पास फिल्टर जो है वो दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट और दिस इज फेज पार्ट. तो उसका जो आइडियल है वो एक डिलेड यानी अगर कट ऑफ C1 माइनस C2 के दरमियान जो है इसकी वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड अगर आप प्लॉट करें इट इज 1, दैट इज शोन हियर, एंड इट इज सिंस d raised to j omega, so it is periodic. और आप आगे भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, बट वी डोंट प्लॉट दैट. हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो -π to π के दरमियान ही बताएंगे, पर हेयर दिस इज द नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज, तो इसलिए हम विल फोकस ऑन दिस वन. इसी का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज एक सिंक फंक्शन एट C2 एंड सिंक ओमेगा C1 इनटू समथिंग लाइक दिस. तो एक्चुअली जो लो पास फिल्टर हैं और हाई पास फिल्टर हैं वो स्पेशल केस हैं बैंड पास फिल्टर के. अगर ओमेगा C1 हम 0 कर दें तो it will become a low pass filter, so this will become something like this. It's a low pass filter. But if we make the omega C2 0, omega C2 if we make equal to pi, so then it will become a high pass filter. So we can make this omega C2 जो है वो उसको पाई बनाने के लिए, but this is actually the
यानी सीक्वेंस है। इस आइडियल फिल्टर के लिए ये सीक्वेंस बनता है और जो है वो ये इसका सीक्वेंस बनता है। अब हम इस एग्जांपल एक इसी की हम देखते हैं और इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को भी स्पेक्ट्रम भी इसमें हम देख लेते हैं कि ये स्पेसिफिकेशन है बैंड पास फिल्टर की। सॉरी, ये हाई पास फिल्टर है। इसमें चूँकि पास ये इससे मेगा एस से नीचे जो है these frequencies are attenuated, so this is a stop band range and this is a pass band range. तो आइडियल जो फिल्टर होगा, सो दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सो दिस इज आइडियल लो पास सॉरी हाई पास फिल्टर. तो but we will not achieve that. We will get something like this. So we will have some ripples here and then there will be some transition band and then we will have ripples here in this high pass filter. But these are the specs. Can choose FIR filter. So we are choosing FIR because it is a linear phase. Stop band is this one. ये बता दिए, ये पास बैंड ये होनी चाहिए और जो डेल्टा है दैट इज 0.021 और ये डेल्टा 0.021 है. तो इस केस में दे आर सेम. इन स्पेसिफिकेशन से हमने जो चीज़ मालूम करनी है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है. सो विच इज दी ये अरिथमेटिक मीन. सो मेगा एस प्लस मेगा पी डिवाइड बाई 2. तो दिस इज 0.4255. सो जो कि यहाँ पे आ जाएगी. और फिर जो काइजर विंडो है उसके दो पैरामीटर्स हैं जिनको एक तो उसमें बीटा और एम हमने सेलेक्ट करना होता है और उससे फिर हम विंडो सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें साइड लोब एटेन्यूएशन मालूम करनी होती है. चूँकि इसमें डेल्टा एक ही है, इनका मतलब है कि जो रिपल साइड बैंड में और पास बैंड में और स्टॉप बैंड में वो सेम है. तो इसलिए जो है वो डेल्टा सेम है. तो -20 log ऑफ डेल्टा जो है वो दैट इज 35 dB. 35 dB के लिए हमें बीटा का जो सीक्वेंस है वो ये वाला सेलेक्ट करना है जिसमें बीटा इज इक्वल पॉइंट. सो दिस इन दिस रेंज दिस इज द बीटा की वैल्यू. दिस इज इफ ए इज ग्रेटर देन 21 वाली रेंज थी. सो ये इट इज इन दैट रेंज. तो वो हमने ए यहाँ इंसर्ट किया, यहाँ इंसर्ट किया, ये कर लिया. तो हमें जो है वो बीटा की वैल्यू मालूम होगी. सो काइजर विंडो के दो ही पैरामीटर्स हैं, एक बीटा और एम. सो फिर एम जो है वो हमने देख लिया, इट्स a - 8 over 2.285 into this delta omega, which is the difference of pass band and stop band. So वो ऑलरेडी हमें मालूम है. सो दिस इज यहाँ पे. सो 0.50 pi minus 0.3 pi and this is actually 0.15 pi. तो we got m is equal to 24 samples. तो ये actually even number है, so we can find the group delay is equal to 12 samples. अब अगर हम इन्हीं वैल्यूज को MATLAB में प्लॉट करें और जनरेट करें, तो ये जो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है जिसका जो कि सिमेट्रिकल है अराउंड दिस ये 12 यानी 10 11 12. सो दिस इज दी 12th सैम्पल है. सो इट इज सिमेट्रिकल अराउंड दिस particular. So this is the impulse response which we want to from which we can realize the filter. So first करें h of 12 ये h of 11 है. सॉरी 12 से पीछे 11, फिर ये h of 10, फिर ये h of 13 एंड सो ऑन. और ये आखिरी जो है ये h of जो है वो चूंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, सो दिस वुड बी एक्चुअली 13. 0 से सो एक कम होगा, 11 होगा ये. Okay, it's not visible here,
but it is actually 12. The center value is actually 12. 12 जो सैंपल है, ये सैंपल नंबर को रेफर कर रहा है. सो ये मतलब कहने का ये कि वी नो नाउ ये जो कितने 24 सैंपल्स हैं, तो h of 0 से लेंगे इज एक्चुअली इक्वल टू h of 24 एंड सो पहला ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, करते करते ये और ये सिमेट्रिकल, ये सेम है, ये सेम है. सो एंड देन वी हैव दिस सेंटर सीक्वेंस. तो इन वैल्यूज को हम सेलेक्ट करके वी कैन ड्रॉ और रियलाइज द फिल्टर स्ट्रक्चर है बाय यूजिंग डायरेक्ट फ्रॉम 1 और 2. तो ये तो हो गया उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स. सो ज़्यादा हमने जो चीज़ें देखनी है वो साइड लोब से एक्चुअली हम देखते हैं. तो हम ये देखेंगे कि जो साइड लोब्स हैं उनमें सो यहाँ से आप देखेंगे ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, और साइड लोब अटेन्यूएशन इज समवेयर हियर क्लोज टू 40 में -40 dB है. और वी वांट टू सी क्या है हमने अचीव किए, यानी कि जो ए हमने कहा था, जो ए हमने मालूम किया है, तो आया वो ए जो है साइड लोब अटेन्यूएशन अचीव हुई है या नहीं. सो दैट ए इज एक्चुअली -33 dB. तो ये इसी को जूम इन करें इस पोर्शन को, तो यू विल सी हियर दैट the side lobe is actually below it is I think it's -33. So we have achieved actually the specifications and the impulse response, and now it is realization of impulse response is quite easy. तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स थे. अब मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ कि जो इन विंडोज़ का कंपैरिजन करते हैं कि अब इस काइंड ऑफ असेंबली है. इम्पल्स जो सीक्वेंस है ये इस शेप से जो टेपरिंग है, या इसको कोई स्लोली, कोई लेट नीचे आ रहा है, कोई तेज़ी से नीचे आ रहा है, कोई समहाउ दीज आर एक्चुअली द शेप्स ऑफ द विंडोइंग सीक्वेंस N/W of N. तो जब हम इसको ट्यूनेबल विंडो, चूँकि काइजर विंडो से हम बना रहे हैं, तो अगर हम बीटा की वैल्यूज़ ये जैसे बीटा 0 रखें तो इट्स रेक्टेंगुलर विंडो, बीटा 1.33 इट्स बार्टलेट विंडो, बीटा 3.86 so this is Hamming window and so on, and 7.04 is a Blackman window. तो अब आप यहाँ पे तो देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप बुक से भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर विंडो की साइड लोब अटेन्यूएशन इट्स क्वाइट हाई. यहाँ पे जो हैनिंग विंडो है इसकी साइड लोब अटेन्यूएशन कम हो रही है, मज़ीद कम हो रही है, यहाँ कम, सबसे ज़्यादा कम जो है वो यहाँ, इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट आप यहाँ से देख सकते हैं -57 dB जो है वो साइड लोब अटेन्यूएशन ब्लैकमैन विंडो. So Black-in, अगर आप comparison देखें तो main lobe width has increased. So to achieve this main lobe, so obviously Blackman window से अगर हम ये main lobe width को कम करना चाहेंगे तो we have to increase M. But M has no effect on this peak value जो कि A है actually. So to achieve a side lobe, obviously Blackman अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो you have to increase M to get this particular width of the side lobe of this rectangular window. तो ये यहाँ पे दो पॉइंट्स भी हैं कि विंडो मेन लोब width controlled by the shape and length of the window, whereas the window side lobe height is controlled by the shape of the window only. तो ये देख सकते हैं कि shape of the window पे ये जो peak side lobe है डिपेंड कर रहा है, जबकि जो मेन लोब width है इट डिपेंड्स अपॉन द विंडो आल्सो एंड आल्सो द एम आल्सो. एम बीच में ऑब्वियसली है तो लेंथ ऑफ द विंडो इज देयर. एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस था x of n 0.25 पाई एक फ्रिक्वेंसी उसके अंदर और डिजिटल फ्रिक्वेंसी और 8.3
पाए दूसरी फ्रीक्वेंसी है। तो आइडियली अगर हम देखें तो हमारे पास 0.25 पाई पे एक डिराक फंक्शन होना चाहिए इम्पल्स, और यहाँ पे 0.3 पाई पे एक डिराक इम्पल्स होनी चाहिए। पिछली एग्जांपल में मैंने चूँकि जब स्पेक्ट्रल लीकेज की बात कर रहे थे, तो अगर हम ये पैरामीटर सेलेक्ट करें, यानी उसकी जो ए नॉड और A1 और मेगा नॉड, यही मेगा वन दो यही है, तो क्या होगा कि रेक्टेंगुलर विंडो में जो मेन लोब विड्थ है इट इज़ 0.15 रेडियंस, और जो नंबर ऑफ सैम्पल्स चाहिए हमें ये अचीव करने के लिए, तो वो एक्चुअली दे वुड बी 80 सैम्पल्स, यानी जो विंडो लेंथ है वो 80 सैम्पल्स जो है वो होनी चाहिए, ताकि हम ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं मेगा नॉड और मेगा वन इनको रिजॉल्व कर लें। अब हम कजर विंडो की तरफ आते हैं। इसमें हमने एन और बीटा सेलेक्ट करना होता है, और अगर फर्स्ट करें साइड लोब अटेन्यूएशन जो है वो, यानी जो ए है हमारा वो 40 dB हो, तो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी हम रिजॉल्व कर सकते हैं 0.05 पाई रेडियंस है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है। तो विड्थ ऑफ द मेन लोब कजर विंडो ऑफ द टू, उसमें हमें दो रेप्लिकास मिल जाएंगे। एक यानी ये जो कजर विंडो की जो बीटा और एन है वो ऑब्वियसली डेल्टा ओमेगा, और ए से हम वो ये एन और बीटा जो ट्यूनेबल पैरामीटर्स हैं वो हम निकाल लेंगे, बीटा और एन। तो बीटा और एन जब हम देख लेंगे तो वो अगर हम उसको प्लॉट करें, ऑब्वियसली प्लॉट के लिए मैटलैब, तो जो ये दो फ्रिक्वेंसीज हैं दे आर इजीली रिजॉल्व्ड हियर, ऑल्दो कि मेन लोब विड्थ ज़्यादा है, लेकिन ये कि साइड लोब अटेन्यूएशन आप देख सकते हैं कि इस लीनियर स्केल में आपको नज़र नहीं आ रही, जबकि यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो रेक्टेंगुलर विंडो के जरिए दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, अगर तो यहाँ पे बहुत सारे और भी हार्मोनिक्स मौजूद हैं। तो यूजुअली सिग्नल के अंदर बहुत सारे हार्मोनिक्स होते हैं, तो और जो मल्टीपल हार्मोनिक्स होते हैं, आगे जो हायर हार्मोनिक्स हैं उनके एम्पलीट्यूड भी कम होते जाते हैं, सो रेजोल्यूशन वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रल लीकेज एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द साइड लोब्स। तो इसलिए वो जो है हमारे पास जो है वो Kaiser window is giving a good resolution for resolving those, whereas here it could be problematic in using rectangular window to achieve that.